हेलो मेरे प्यारे बच्चों क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग। सो टुडे वी आर गोइंग टू इनिशिएट द डिस्कशन ऑन द सेमीकंडक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये जेई मेन का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? इसको बोलते हैं जेई मेन टॉपिक। जेई मेन टॉपिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्पेसिफिकली जेई मेन में है। इट इज़ नॉट इन जेई एडवांस एग्जामिनेशन। तो क्या ये कम इंपॉर्टेंट है? नहीं। इंपॉर्टेंस लेवल इसका जेई एडवांस के ना जाने कितने टॉपिक्स से जेई मेन में बहुत ज़्यादा है इसका इंपॉर्टेंस लेवल अगर आप समझना चाहेंगे तो इसको कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि इस टॉपिक से लगभग हर साल 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते हैं। 3 क्वेश्चन। अब आप सोचिए 3 क्वेश्चन कितना बड़ा, आउट ऑफ 30 क्वेश्चन, आउट ऑफ 25 सॉरी। तो ये पूरा एक सेमीकंडक्टर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन जेई मेन टॉपिक के सेक्शन से लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल है वो आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी बेटर है। तो मज़ा तो आएगा। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों इवेंट को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर बता दीजिए कि सेमीकंडक्टर अगर पढ़ना है तो शिवेंद्र सर से पढ़ लो जाके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। दिस इज मी शिवेंद्र मिश्रा। आई एम एन IT ग्रेजुएट। आई एम सीनियर फिजिक्स फैकल्टी एट न्यूक्लियस एजुकेशन, कोटा, राजस्थान। और मैं यहाँ पर एज अ जॉइंट डायरेक्टर वर्कआउट कर रहा हूँ। एंड आई एम सीनियर फिजिक्स फैकल्टी एट एलन कैर इंस्टीट्यूट, कोटा। पहले मैं यहाँ पे काम करता था और पिछले कई सालों से बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को IT के अंदर, ओलंपियाड्स के अंदर पहुंचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और कोशिश यही है कि एक बेहतर तरीके से आप सभी को पहुंचाया जा सके अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको लगभग सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो भी आपको रिक्वायरमेंट। अगर नहीं कुछ हो पाता है तो आप टेलीग्राम पर मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न है अनअकैडमी सुपर जी चैनल से अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। अगर मेरे प्यारे बच्चे आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, UPSC वगैरह की, जो भी बच्चे हैं जो, और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जेई या ओलंपियाड जो हम लोगों का फोर्टे है, ओलंपियाड्स, इस किसी भी चीज़ की तैयारी आप करना चाहते हैं तो इस समय इंडिया के टॉप ऑल एजुकेटर्स आर विद अनअकैडमी। इंडिया टॉप एजुकेटर्स आर विद अनअकैडमी। तो ये सारे के सारे लोग अनअकैडमी के साथ हैं। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस दे रहे हैं। तो बिना देर किए मेरे प्यारे बच्चों इन सभी लोगों के साथ जुड़िए, बढ़िया से पढ़ाई करना स्टार्ट करिए। लाइव क्लासेस मिलेंगी। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक और नया है, तो 2 सब्सक्रिप्शन है प्लस एक आइकॉनिक। आप चाहें तो प्लस लें, आप चाहें तो आइकॉनिक लें। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस एडिशनल मिल जाएगी। तो आपको एक एग्जाम एक्सपर्ट्स होंगे, वो आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे। अभी स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है, 10% ऑफ चल रहा है। तो ये सिर्फ 17 नवंबर तक है, याद रखिएगा, उसके बाद अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप इस लेक्चर को आफ्टर 17 नवंबर देख रहे हैं तो कृपया करके इसको ना समझें। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको मेरा कोड SM11 ज़रूर उपयोग करना है, जिसके माध्यम से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अपकमिंग बैचेस जो अक्टूबर के हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। अनअकैडमी चैंपियंस कुछ इस तरीके से हैं। अनअकैडमी चैंपियन लीग चल रही है। 10th को पहला टेस्ट हो चुका है, 14th को दूसरा होगा जो कि आज है, शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। और फिर 21st को होगा अनअकैडमी चैंपियंस लीग। 1 to 10 20,000 और 30 10,000 और इस तरीके से आपको प्राइजेस मिल सकते हैं। तो जरूर जाइए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। अगर आपको रैंक आई है अनअकैडमी थ्रू आपने पढ़ाई की, आप अनअकैडमी को क्रेडिट देना चाहते हैं तो रैंकर लिस्ट को ज़रूर जाएं और अपने आप को फिलअप करें फॉर्म। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज द सेमी कंडक्टर। अब सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या है। सेमीकंडक्टर की अगर बात की जाए तो सेमीकंडक्टर का एक बहुत बड़ा यूज़ होता है जिसको आप लोग समझते हैं सिलिकॉन वैली के नाम से। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, ये इसकी भरमार है। इन सभी में लगभग लगभग आपको सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, ऐसी क्या खास बात है सेमीकंडक्टर में जो हम इनका उपयोग करते हैं? सेमीकंडक्टर क्योंकि ये बीच के आदमी है। कहाँ के आदमी है? बीच के। किन के बीच के हैं? ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का आदमी है। और आप समझते हैं जो बीच में होता है उसकी इज्जत थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। इज्जत ज़्यादा होती है क्या? जो भी समझे। तो उसकी थोड़ी सी इज्जत बेटर होगी। तो आई थिंक इट्स अ सेमी कंडक्टर ओवर हियर। थोड़ी सी बेटर इज्जत यहाँ पर आपको इसकी देखने को मिलेगी। तो अगर मैं कंडक्टर की बात करता हूं तो इसके बीच में क्यों आया? ये होता है कंडक्टिविटी का लेवल। इंसुलेटर मतलब जीरो कंडक्टिविटी।
कंडक्टर मतलब गुड कंडक्टिविटी, सेमी कंडक्टर का मतलब होता है कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी। ये नया वर्ड है, इस चीज को समझना चाहिए आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। दिस इज कॉल्ड एज द कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी। अब कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी से क्या मतलब है? इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फिक्स है, कांस्टेंट है, मतलब जितने आपके फ्री इलेक्ट्रॉन, जो हमने बेसिक समझा, अभी हम आगे चर्चा पूरी करेंगे इसकी कि कैसे फ्री होते हैं, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन का कहना है, फ्री इलेक्ट्रॉन से कहने का मतलब क्या है। लेकिन एक मोटी मोटी चर्चा की बात की जाए तो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन या कंडक्ट कर रहे हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इजिली कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या कंडक्टर के अंदर फिक्स है, उनको बढ़ाया नहीं जा सकता। सेमी कंडक्टर में इन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को बढ़ाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, थर्मल एजिटेशन, इसको बोलते हैं हम लोग थर्मल एजिटेशन। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन को समझिएगा, इसके बारे में डेप्थ में भी वर्कआउट करेंगे, डोंट वरी। थर्मल एजिटेशन के माध्यम से, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने के माध्यम से, कुछ एनर्जी देने के माध्यम से हम इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर सकते हैं। किसको इंक्रीज कर सकते हैं? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर लेते हैं, अगर हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमने कंट्रोल कर लिया कंडक्टिविटी के ऊपर। जितना चाहिए उतने ले लेंगे। इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब्सेंट होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन अब्सेंट होते हैं, तो इनका ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो, ये तो ऑलमोस्ट नलीफाई होते हैं, निगलेक्ट होता है। तो सेमीकंडक्टर इसलिए ज़्यादा बड़ी चीज़ हो गई कि भैया जितना चाहिए उतना ले लो। तो हमेशा जो आदमी जितना फ्लेक्सिबल होता है उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा हो जाती है। तो आपने कहा सेमी कंडक्टर, इसलिए हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में जहां मुझे कंट्रोल करना होता है सर्किट को, वहां पर हम सेमी कंडक्टर का यूज़ करते हैं। सेमी कंडक्टर के माध्यम से हम लोग डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स ये जनरेट करते हैं, बनाते हैं। इनके माध्यम से हम लोग बेसिकली जो जनरेशन होता है वो डायोड्स एंड ट्रायोड्स का होता है। तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स जो आते हैं, जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे आर द डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स, ट्रायोड्स भी बोल सकते हैं। ये मेजर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। डायोड्स भी कई तरीके के डायोड्स होते हैं, जिनर डायोड्स है, और अलग अलग तरीके से एनपीएन है, और कैसे कैसे हम लोगों को इनका कॉम्बिनेशन बनाने हैं, उन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो अभी क्या होगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेमी कंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर्स या मैटर की बात करें तो बेसिकली तीन तरीके के मैटर एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर। इनमें अंतर किस चीज़ का होता है? अंतर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का। तो पहले बात करते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या और फ्री इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक एनर्जी लेवल की। किसकी बात करते हैं बेटा? एटॉमिक एनर्जी लेवल। और नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक एनर्जी लेवल? इफ वी आस्क कि व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक एनर्जी लेवल, अगर हम एटॉमिक एनर्जी लेवल की बात करें कि एटॉमिक एनर्जी लेवल से आप कहना क्या चाहते हो, या क्या चीज़ आप उसमें बोल रहे हो, तो अगर हम इसमें बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हम बहुत क्लियरली इस बात को बोल सकते हैं। देखो सर, एटम का क्या एनर्जी लेवल है? तो आपने कहा एटम का एनर्जी लेवल मतलब क्या होता है? मैंने कहा देखो, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बेसिकली एनर्जी लेवल हम डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को हमें फ्री करना है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक एनर्जी लेवल से कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल, जो बोर मॉडल में बेसिक लेवल पे समझाया गया है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल इन एटम। आपने ये फंडामेंटल बात पढ़ी है कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होती हैं, और ये सर्कुलर ऑर्बिट्स है, ये सर्कुलर है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो ऑर्बिट जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लेस बाउंडेड होते चले जाते हैं, उनका एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ता चला जाता है। जो इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के करीब है उसका एनर्जी लेवल उतना ही कम है। फंडामेंटली आपने ये बोर मॉडल में पढ़ा भी है और समझा भी है, राइट। और सबसे सबसे लोअर जो होता है, हाइड्रोजन एटम की बात की तो माइनस का 3.6 होता है। और जो बिल्कुल फ्री हो जाता है, इसको हम बोलते हैं आयनाइज्ड, जो इन्फिनिटी पर बात करते हैं, तो इसका एनर्जी जीरो होती है। और यहाँ पे सबसे ग्राउंड लेवल की एनर्जी होती है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज डिफाइंड फॉर द हाइड्रोजन एटम। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब इन एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग आते हैं गैप्स। क्या आते हैं बेटा? इन एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग निकल के आते हैं गैप्स। तो अब क्या होता है बेसिकली, अगर मैं इसको स्ट्रक्चर्ड में बात करूं, तो हम बोल सकते हैं कि सर देखो, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है इनके साथ, तो मोटा मोटा ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन ही होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन अगर है, तो इफ आई टॉक अबाउट द कर्व, कि हाउ एग्जैक्टली द कर्व ऑफ द एनर्जी कैन बी ड्रॉन, तो आई वुड से कि अगर ये एनर्जी है,
तो जो सबसे बाहर होगा उसकी जीरो होगी, और जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी लेवल, मतलब न्यूक्लियस अगर हम यहाँ मान लो सबसे करीब वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज़्यादा निगेटिव होगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाते जा रहे होंगे इनका एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा होगा। तो अगर मैं कर्व बनाऊं तो कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर मैं देखूं तो बोल सकता हूँ u बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर, यही तो है। तो 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व बन जाएगा आपने का एनर्जी, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर कुछ ना कुछ जो आर के करस्पॉन्डिंग है वो एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आर बढ़ेगा तो एनर्जी लेवल उसी लेवल पर इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस साइन होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये माइनस साइन लगा हुआ है यहाँ पे भाई। माइनस साइन को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मन के अंदर, ये माइनस साइन है। क्यों माइनस साइन? क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। आपने कहा ठीक है। अब जो सबसे नियर वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं, उनका ऑर्बिटल होता है 1s2, दूसरे का होता है 2s2, इसके बाद वालों को होता है 3s2। तो ऐसे आप ऑर्बिटल्स बढ़ते जाते हैं, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3, है ना, इस तरीके से आपके सब ऑर्बिटल्स होते हैं 2, ये सब आपको पता है। तो क्या होता है कि इनकी जितनी न्यूक्लियस से दूरी होती है करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बढ़ेगी। थोड़ा सा मेरा पेन अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो कृपया करके थोड़ा सा इसको समझेंगे। तो ये जैसे आपकी न्यूक्लियस से डिस्टेंसेस बढ़ रही हैं वैसे वैसे आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, आपका एनर्जी उतना ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। जो न्यूक्लियस से जितना पास उतनी एनर्जी नेगेटिव उतना ही ज़्यादा बाउंडेड है। ऊपर तरफ पढ़ते हैं तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाती है 3s2 3p6, ये 4s2 के साथ ओवरलैप कर लेता है तो लगभग लगभग 3p6 और 4s2 का एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है। ऐसे आपने केमिस्ट्री के अंदर ज्ञान पढ़ा हुआ है, तो खैर उस ज्ञान की यहाँ आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती। लेकिन फंडामेंटली अगर समझा जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स इंक्रीज, जैसे जैसे हम ऑर्बिटल में आगे की तरफ बढ़ते हैं हमारी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, निगेटिव से जीरो की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं। जो मॉलिक्यूल जितना दूर होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा फ्री होगा, उतना ही ज्यादा फ्रीडम की तरफ भाग रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सिंगल एटम है। अब ये यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो 3p6 में, वो लगभग लगभग इस एरिया को एंजॉय कर रहा है, उसके लिए तो ये पूरा का पूरा इलाका है क्योंकि वो इस एनर्जी लेवल को एंजॉय कर रहा है। तो ये एनर्जी लेवल एक पूरा मतलब दूरी समझिएगा, मतलब चौथे नंबर का इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी इतने दूरी को एंजॉय करेगा, पहले नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ की दूरी को एंजॉय करेगी। है 3 डायमेंशन फिगर, एक स्फेरिकल ऐसे समझते चलेंगे तो ये पूरा का पूरा एक फिगर आपको 3D समझ में आएगा, और जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एनर्जी लेवल, राइट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्बिटल एनर्जी लेवल। आपने कहा ठीक बात है सर, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ है, एक रेडियस में फैली हुई, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से ऑर्बिट दूर होती जा रही है, मॉलिक्यूल उसी के इलेक्ट्रॉन उसमें नाचते जा रहे हैं, उस बड़ी बड़ी ऑर्बिट। ठीक बात, आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर। अब ये एटम का एनर्जी लेवल हो गया, एटम का एनर्जी लेवल जितना एटम से दूर जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। अब इसमें क्या होता है गैसेस में तो एटम्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड्स में एटम में डिस्टेंसेस होती है, बट इन केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड जब बनता है तो सॉलिड की सबसे बड़ी खास बात क्या है, इसलिए चीज को समझो कि आगे इन सब का यूज बहुत होने वाला है। सॉलिड की सबसे पहली खास बात क्या है? न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड टू बी फिक्स्ड, एक स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, वाइब्रेशंस होते रहते हैं, वाइब्रेशन की हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक रिलेटिव बात किया जाए तो हम ये बात करते हैं कि न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड एट इट्स ओन लोकेशन। एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे अगर मैं बात करूं कि अभी एक एटम था यहाँ पे, एक एटम के साथ यहाँ पे दूसरा एटम भी होगा, यहाँ पे तीसरा एटम भी होगा, ऐसे चौथे, ऐसे कई सारे एटम का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। दे हैव द सर्टेन सेपरेशंस बिटवीन देम, दिस इज कॉल्ड द इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन। अब इनके चारों तरफ इनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझने वाली बात होगी तो इसको देखिएगा, थोड़ा सा आपको समझ में आने लग जाएंगी बातें। अब जैसे जैसे अब क्या होगा, इनकी ऑर्बिटल्स टकराती हैं आपस में, इनके एनर्जी लेवल आपस में टकराते हैं। अरे यार ये क्यों ऐसा हो रहा है? थोड़ा सा डायग्राम को बेटा फील करिएगा, थोड़ा सा डायग्राम गंदा सा बन गया, पता नहीं क्यों, लेकिन इसको महसूस करिए थोड़ा सा ना। अब कुछ ऐसे ऑर्बिट बनेंगे जो ओवरलैप कर जाएंगे। अब जो इसका एनर्जी लेवल है और इसका एनर्जी लेवल आपस में इंटरेक्ट कर गया। अब ऐसे एक नहीं, ऐसे कई सारे ऑर्बिट पॉसिबल है, एक नहीं कई सारे ऑर्बिट पॉसिबल है। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर मैं इसको एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग समझने की कोशिश करूं, इसी चीज को मैं एनर्जी लेवल समझाने की कोशिश करता हूं।
ये इसके एनर्जी लेवल्स होंगे, सबसे पास वाले का सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा, फिर उसी तरीके से आगे वाले के एनर्जी लेवल्स होंगे। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, ये एनर्जी लेवल्स होंगे। तो कुछ ऑर्बिट के एनर्जी लेवल आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं बच्चों? कोइंसाइड करने लग जाते हैं। जैसे ये इसका हो गया, इस एटम के एनर्जी लेवल थे, इस एटम का एनर्जी लेवल इधर था, इसके एनर्जी, एक ऐसे पॉइंट्स आ गए जहां पर एनर्जी लेवल्स जो हैं वो ऑर्बिटल के कोइंसाइड करने लग गए, एटम के एनर्जी लेवल आपस में कोइंसाइड करने लग गए। आपने कहा सर इससे क्या हो गया? मैंने कहा इससे ये हो गया बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन, सोचना एक बार, जो इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है, कहां बैठा है? जो इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है इस ऑर्बिट में, अब ये इलेक्ट्रॉन कभी इसके पास होगा, कभी इसके पास होगा, क्योंकि दोनों के एनर्जी लेवल सेम है। ये कहीं पे भी नाचते रहेंगे, कभी इसके साथ इधर उड़ गए, कोई इसका वाला इधर आ गया, कभी इसका वाला इधर उड़ गया, तो कभी इसका वाला इधर आ गया। अब क्या है कि इनके ऑर्बिटल या इनका एनर्जी लेवल सेम है, तो इनका ट्रांजिशन बहुत ईजी होता है। क्या बहुत ईजी होता है बेटा? ट्रांजिशन बहुत ईजी होता है। तो लोअर बैंड जहां पर जिसके एनर्जी बैंड ओवरलैप नहीं करते हैं, इन एनर्जी बैंड को बोला जाता है बैलेंस बैंड। क्या बोला जाता है? बैलेंस बैंड। ये होता है, इसको दिस इज कॉल्ड एज द बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड का मतलब हो गया कि जिसके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन या सिर्फ अपने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, ऐसे बैंड को बैलेंस बैंड बोला जाता है। मतलब वो दूसरे न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं, या उनका एनर्जी लेवल दूसरे न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल दूसरे एटम के एनर्जी लेवल के साथ कोइंसाइड नहीं करता है, तो वो सिर्फ अपने साथ ही साथ रहते हैं। ठीक है। चलो भाई, अब आ कहते हैं बैलेंसमेंट। अब बैलेंसमेंट क्या हो गया? जिसके इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। तो जब जो इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी लेवल, क्या वो एनर्जी लेवल, जिस एनर्जी लेवल तक के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, वो दूसरे न्यूक्लियाई दूसरे एटम के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज इन द बैलेंस बैंड। और वो एनर्जी लेवल जहां तक होता है उसको बोलते हैं रेंज ऑफ बैलेंस बैंड। ये एनर्जी लेवल यहां से यहां तक का एनर्जी लेवल किस एनर्जी लेवल को डिफाइन करेगा? आप बोलेंगे बैलेंस बैंड को डिफाइन करेगा। अब बैलेंस बैंड के ऊपर का जो बैंड होता है इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। आपने कहा सर कंडक्शन बैंड का मतलब क्या हो गया? मैंने कहा देखो यार, कंडक्शन बैंड का मतलब बहुत सिंपल ही हो गया कि इसके इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां रहे, यहां रहे, यहां भाग जाए, यहां भाग जाए, ये अपना आते जाते रहते हैं, इनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबका एनर्जी लेवल फ्री हो गया। तो कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, तो ये अपना फ्री हो गए। मतलब अब आप ये समझो कि जब आप घर के अंदर हैं, जब आपकी उम्र 14, 15, 20 साल है, तब तक आपने पेरेंट के इन्फ्लुएंस में है। आप 15 साल के हैं, आपको घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, मतलब जाओगे तो पेरेंट के सुपरविजन में ही जाओगे। लेकिन एक बार आपके कदम बाहर पड़ते हैं, एक बार आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, आप कुछ अच्छा काम करने लग जाते हैं, देन यू आर फ्री टू मूव। तो कभी आप इस घर में स्टे कर रहे हैं, कभी आप किसी और घर में स्टे कर रहे हैं, कभी आप किसी और फ्लैट में आप स्टे कर रहे हैं, तो अब आप कंडक्शन बैंड में जहां चाहे वहां घूम रहे हैं, राइट। तो अब क्योंकि आपका एनर्जी लेवल हाई है, तो आप यहां से वहां स्विच कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो आपने कहा सर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, क्या सिर्फ यही दो बैंड होते हैं? क्या इनके बीच में कोई एनर्जी गैप होगा? बिल्कुल होगा। बैलेंस बैंड जरूरी थोड़ा है कि एक लाइन से ही डिस्क्रिमिनेट हो रहा हो, भाई ऑर्बिटल एनर्जी होती है। अब हो सकता है n बराबर 2 और n बराबर n1 और n बराबर n1 प्लस 2, n1 प्लस 1, ये आपके एनर्जी गैप रहे हो।
तो n1+1 ऑर्बिट जो है वो कंडक्शन बैंड की ऑर्बिट है और n1 ऑर्बिट जो है वो बैलेंस बैंड की ऑर्बिट है। तो जो सबसे ऊपर की ऑर्बिट होती है, सबसे टॉप मोस्ट ऑर्बिट जो होती है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज, एक सेकंड में नाम मैं भूल गया हूँ, क्या बोलते हैं इसको एक सेकंड आई एम जस्ट सोच ऐप से बोलते हैं, नाम भूल गया हूँ मैं। फ्रिंज एनर्जी या कुछ ऐसा वर्ड होता है, मैं नाम थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ बेटा, सॉरी अभी विल अपडेटेड। लेकिन फिर थोड़ा दिमाग में रखिएगा, कुछ सबसे जो टॉप मोस्ट होती है बैलेंस बॉन्ड की, बैंड की जो सबसे टॉप ऑर्बिट होती है, उसकी एनर्जी जो होगी दैट इज कॉल्ड एज फ्रिंज एनर्जी। शायद ये बोला जाता है, लेकिन एक बार इस वर्ड को थोड़ा सा आप सर्कल कर लीजिएगा, ताकि मैं उसको बाद में नेक्स्ट लेक्चर में सब बता दूंगा क्या वर्ड था, मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, अभी देखना पड़ेगा। आईपैड मेरा पता नहीं कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा मुझे। खैर फ्रिंज एनर्जी। तो अब क्या है कि सबसे टॉप इसके बीच में और इसके बीच में एक गैप होता है, एनर्जी गैप हो सकता है, और हो सकता है कि एनर्जी गैप बहुत कम हो या एनर्जी गैप ओवरलैप कर जाए। N1 जो है वो बैलेंस बॉन्ड में भी लाई कर रही है और उसके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में भी लाई कर रहे हैं। वो नीचे से इतना ज्यादा एनर्जी गैप है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, जितने बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन थे जहां इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। तो मतलब अगर बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस एनर्जी लेवल की बात की जा रही है, भाई n1+1 में आ गए, ये कंडक्शन है, अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गए तो बैलेंस बैंड, अगर बैलेंस बैंड का मतलब समझ में आता है क्या, पहले मैं एक बार थोड़ा क्लियर कर दूं। बैलेंस बैंड मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर बैलेंसिंग है, जो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। इसके पहले शायद मैंने कुछ अपोजिट बोल दिया, तो इसको थोड़ा ध्यान समझ लीजिए, एक बार वापस से इसको रेक्टिफाई कर रहा हूं। बैलेंस बैंड वो बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं, बैंड in which electron lies। अब इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि यहां पर ऐसे समझिएगा कि ये 4s2 ऑर्बिटल है जहां पर कंडक्शन बैंड स्टार्ट हो रहा है, और इसके बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन 3p6 तक ही या 3s2 तक ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 4s2 जो है वो कंडक्शन बैंड का है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन इतने थे ही नहीं कि वो 4s2 तक पहुंचे। लेकिन अगर किसी एक ऑर्बिट में बात किया जाए कि 4s2 या 4d10, अपन समझें कि 4d10 ये आपका कंडक्शन बैंड है। क्या है ये आपका कंडक्शन बैंड है, और ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल, ऑर्बिट फिल हो रही 4d6 तक। तो इसका मतलब इसके 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं बैलेंस बैंड के 6 इलेक्ट्रॉन, जहां तक बैलेंसिंग गई है। अब लास्ट ऑर्बिट अगर 4d6 है और 4d10 कंडक्शन बैंड की ऑर्बिट है, तो 6 इलेक्ट्रॉन किसमें लाई कर रहे हैं, कंडक्शन बैंड में लाई कर रहे हैं। सो दीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लाइंग इन द कंडक्शन बैंड। किस बैंड में लाई कर रहे हैं बेटा, इसको क्या बोलेंगे, इसको दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लाइंग इन द कंडक्शन बैंड। जल्दी से इसको लिख लो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी हो तो बता सकते हैं। क्लियर होता है पॉइंट ये? तो जल्दी से एक बार डेफिनेशन सबकी लिखा देते हैं। बैलेंस बैंड की बात करेंगे तो इट इज वेरी सिंपली कॉल्ड एज रेंज ऑफ energies possessed by valence electron is known as valence band। प्रॉपर्टीज क्या होगी, दे हैव
बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर होते हैं। ये आपका बैलेंस बैंड स्ट्रक्चर है। बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ये हमेशा ऑलवेज फुलफिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन। बैलेंस बैंड जो किससे फुल होगा, आपने इलेक्ट्रॉन से फुल हो जाएगा। कंडक्शन बैंड क्या होगा, जल्दी से बोलेंगे भाई, इसको लिखो फटाफट। अब इसको अगर मैं बोलूंगा तो इसको बोलेंगे रेंज ऑफ एनर्जी possessed by free electron। अब रेंज ऑफ एनर्जी possessed by free electron, यही वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कंडक्शन में काम आते हैं। दे केम इनटू द कंडक्शन। अब क्या होता है, जब दो बैंड हो गए, अब इन्हीं दो बैंड की हेल्प से हमको समझना होगा कि व्हाट इज द कंडक्टर, व्हाट इज द सेमी कंडक्टर एंड व्हाट इज द इंसुलेटर। अब समझिएगा, ठीक है, एक सेकंड। हेलो बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे कि यार कंडक्शन बैंड, रेंज ऑफ एनर्जी की करस्पॉन्डिंग हम कैसे कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनको कैसे हम लोग अलग अलग करने वाले हैं, तो इनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो क्या होता है कि ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बीच में गैप होता है। कंडक्टर के केस में क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड है, जिसके अंदर जिस एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं फ्रीली, वो बैंड, और जिसके इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस बैंड। जो मतलब इलेक्ट्रॉन का जो भी कॉन्फ़िगरेशन वहां तक मूव करे ना करे वो तो अलग एस्पेक्ट है। कंडक्टर के केस में क्या होता है, ये बैलेंस बैंड और ये कंडक्टर ये ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन बैंड में लाई करने लग जाते हैं। जब इनके ओवरलैपिंग आ जाती है, नो गैप रीजन आता है, क्या बोलते हैं उसको, ओवरलैप। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा टर्म इंट्रोड्यूस किया था, जिसको मैं अभी पहले उस टर्म को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूं आप लोगों से। दैट टर्म इज कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी। क्या बोलते हैं उस टर्म को, फॉरबिडन एनर्जी। फॉरबिडन एनर्जी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ई से, या कहीं पर ई जी भी लगा दिया जाता है, डेल्टा ई जी। तो ये हो गया आपकी एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो लाई करता है। अब अगर हम कंडक्टर की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर ये हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया बैलेंस बैंड, और इनके बीच में होती है ओवरलैपिंग। फॉरबिडन एनर्जी गैप जो डेल्टा ई है, ये ऑलमोस्ट जीरो होता है, या इसको हम बोले निगेटिव भी बोल सकते हैं, लेकिन निगेटिव नहीं बोला था, उसको जीरो बोला जाता है। तो ये कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में भाग जाते हैं। जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो फटाफट कंडक्शन में भागते हैं और कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। इसलिए कंडक्टर में हम लोग बोलते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, और ये बिना किसी एनर्जी गैप के ये हमेशा कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इसलिए इनको कंडक्टर्स बोला जाता है। इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर मेजरली जो हम लोग बात करें कंडक्टर्स की, मेजरली बात करें तो कंडक्टर्स आर मेजरली मेटल्स। सेमी कंडक्टर की बात करें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनको एक मेनली सेमी कंडक्टर माना जाता है। इनमें क्या होता है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है, ये होता है, एग्जिस्ट करता है। और इंसुलेटर में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस होगा। इंसुलेटर के केस में कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप बड़ा होता है। इन दोनों में एनर्जी गैप जो डेल्टा ई है, ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का होता है।
ये डेल्टा ई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। सिलिकॉन के केस में ये लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। जर्मेनियम के केस में ये लगभग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो दिस एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड इन एट रूम टेम्परेचर। यहां पर 0 केल्विन का बहुत बड़ा योगदान होता है। यहां पर हम जो भी बातें कर रहे हैं ये सिर्फ 0 केल्विन पे, जो गैप्स आपको बता रहे हैं 0 केल्विन पे। रूम टेम्परेचर पर थर्मल एजिटेशन बढ़ जाता है। थर्मल एजिटेशन मतलब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ड्यू टू दिस थर्मल एजिटेशन दिस फिनोमेना एग्जिस्ट एट 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन सबके सब बैलेंस बैंड में होते हैं। बट एक रूम टेम्परेचर पे आते आते इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिलना प्रारंभ हो जाती है बिकॉज ऑफ द थर्मल एजिटेशन। लिख लीजिएगा, बिकॉज ऑफ द थर्मल एजिटेशन इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है कि दे कैन सरपास द गैप एंड द बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जंप्स इनटू द कंडक्शन बैंड। वो कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं। फर्दर मेन हम लोग को सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इसी के करस्पॉन्डिंग जो इनकी ऑर्बिट है उसके जिनमें 4 बैलेंस एटम्स होते हैं वो सभी के सभी सेमीकंडक्टर की तरह डील किए जाते हैं। लेकिन मेजर जो यूज है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम का होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। सिलिकॉन का एनर्जी गैप जो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, जर्मेनियम का होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। इंसुलेटर के केस में एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसलिए इंसुलेटर्स को रूम टेम्परेचर पे कोई भी बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है, या इवन माइनस रूम टेम्परेचर का मतलब होता है अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस के अराउंड की बात करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप 50 डिग्री सेल्सियस तक भी जाते हैं तो इंसुलेटर्स में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा अगर आप थर्मल एजिटेशन देंगे तो इंसुलेटर्स में को भी कंडक्शन जोन में लाया जा सकता है बाय एक्सटर्नल रेस। आप ईएम वेव्स फेंक सकते हैं, फोटॉन्स को भेज सकते हैं। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं, आप इसके ऊपर एनर्जी इंसिडेंट कराते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। तो बाय सर्टेन एक्सटर्नल infusion of the energy by through the EM electronic EM waves और photons, बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में लेके जाए जा सकते हैं इंसुलेटर के केस में भी। लेकिन उसको बनाना पड़ेगा, वो नेचुरली नहीं बन रहा है। ये रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर ऑटोमेटिकली कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वर्कआउट स्टार्ट हो जाता है। आपने कहा ठीक है। तो अब पहली चीज हमको समझ में आती है कि सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन रह तो सब बैलेंस बैंड में रहे, लेकिन थोड़ी एनर्जी मिलती है, गर्माहट मिलती है। रूम टेम्परेचर पे आते ही ये इनको इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सके। आपने कहा ठीक है। तो सर सेमीकंडक्टर्स कितने तरीके के होते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है सेमीकंडक्टर्स की, फर्दर इस पर भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो भैया, इसको इतना लिख लो फटाफट, जल्दी से लिख लो। इसमें कोई दिक्कत किसी तरीके की तो बता सकते हैं। अब सेमीकंडक्टर की एक बहुत बड़ी कहानी की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर्स बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम, पता नहीं बट और भी नाम होते हैं, मुझे वो खैर वो सब यूज में नहीं है तो ज़्यादा याद नहीं रखना। ये सारे के सारे टेट्रावैलेंट एटम होते हैं। कैसे एटम होते हैं बेटा? टेट्रावैलेंट। इनका स्ट्रक्चर जो बनेगा ये सब sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। स्ट्रक्चर इज टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर। अब टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर जो होता है ये जनरली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होता है। लेकिन अभी दिखाने के लिए आपको मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाता हूं इस तरीके का। ये सिलिकॉन है और यहां पर 2 बातें मैं आपको बहुत जरूरी समझाने वाला हूं, इनको बहुत ध्यान समझिएगा। ये सिलिकॉन सिलिकॉन एटम्स जो हैं ये कुछ इस तरीके से बाउंडेड है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में, लेकिन प्लेनर फॉर्मेट में बना रहा हूं तो कुछ इस तरीके से बना दे रहा हूं, ठीक है ना। इसी तरीके से फर्दर ऑन ये चेन लगातार आगे बढ़ती जाएगी।
हम्म। अब क्या होता क्या है कुछ बातों को समझना। पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया तो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस का नहीं है। ये छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, इसे समझने वाली बात रहती है। अब हमको इस चीज को समझना पड़ेगा कि क्या होता है। जैसे ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इन दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में, चार चार इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में है, ये सब कोवैलेंसी बना के बैठे हुए हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ लेकिन केमिस्ट्री पढ़ाते हुए मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठे हुए हैं, आपने कहा ठीक बात है, बैठे हुए इलेक्ट्रॉन सबके कोवैलेंसी है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही अचानक से एनर्जी मिली तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके ऊपर की तरफ जाता है अपनी ऑर्बिट में। इन सबकी अपनी ऑर्बिट है, स्ट्रक्चर्ड है। अब इसको फील करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा महसूस करिएगा इस चीज को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसका एनर्जी लेवल बढ़ा तो ये कोवेलेंट के स्ट्रक्चर से दूर हो गया, ये कहाँ गया, कंडक्शन बैंड में आ गया। मतलब ये इस बैलेंस बैंड से निकल के अब सभी का, अब यहाँ इस मॉलिक्यूल नंबर 1 2 3 ऐसे सब मॉलिक्यूल्स होंगे, सबका अपना बैलेंस बैंड ऐसे ऐसे है, सबका बैलेंस बैंड है। अब इसके सबके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लाई कर रहे हैं, लेकिन सबका कंडक्शन बैंड सभी का तो कॉमन हो गया। भाई कंडक्शन बैंड हो गया तो सबका कॉमन है, कंडक्शन बैंड किसी इलेक्ट्रॉन का नहीं है। पहले एक चीज समझिएगा, बैलेंस बैंड तो आप बोल सकते हैं कि सबके न्यूक्लियस का अपना अपना एक बैंड है, जो मैंने भी आपको समझाया था, ऐसे एक न्यूक्लियस ही है तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन तो इसके इन्फ्लुएंस में चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद वाले इन्फ्लुएंस जो इसके साथ भी आ गए तो यहां तक का तो बैलेंस बैंड ठीक है, लेकिन यहां वाले इलेक्ट्रॉन जो है अभी इसके साथ भी इसके साथ भी, तो अब ये कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन हो गए। इन इलेक्ट्रॉन का ना ये बाप है ना ये बाप, इनका कोई बाप नहीं, ये खुद के बाप है। तो ये अपने हिसाब से कंडक्शन में घूमते रहते हैं, कभी यहां तो कभी यहां, तो पीछे वाला यहां आ जाएगा, यहां वाला आगे चला जाएगा और आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से आगे की तरफ ये भागते रहते हैं। तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के इलेक्ट्रॉन नहीं है, दे आर बेसिकली मूवेबल, तो किसी के भी हो सकते हैं। तो अब इसको मिला ये इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन से निकल के, अब ये चारों के पार्टिसिपेशन में वो कहीं पे भी हो सकता है, वो ऊपर आ गया। तो मतलब हम इसको बताते हैं कि ऊपर निकल के आ गया। इसको दिखाने का तरीका ये हो गया कि मैंने यहाँ बोल दिया ये कंडक्शन बैंड में आ गया, तो वो इन सबसे ऊपर है, अब इन सबके इंटरेक्शन से दूर है वो, इसको एनर्जी मिली, इन सबसे दूर हो गया, इलेक्ट्रॉन भाग के आ गया ऊपर। अब जैसे ही, तो यहां पर क्या खाली होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस जगह को एक बड़ा अच्छा सा नाम दिया था, इसको बोलते हैं होल। होल इज सिंपली कॉल्ड एज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी जगह पर इलेक्ट्रॉन का ना होना, इलेक्ट्रॉन का ना होना इज सिंपली कॉल्ड एज अ होल, उसको हम होल कहते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन यहां होना चाहिए था, वो कंडक्शन बैंड में लाई कर रहा है, तो नेट चार्ज में कुछ नहीं चेंज आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन है, वो ऊपर की तरफ पहुंच गया, लेकिन नीचे की तरफ एक होल क्रिएट हो, जैसे एक्सरेज में नीचे के सेल में गैप क्रिएट, वैकेंट ऑर्बिट क्रिएट हो गई, तो वो होल क्रिएट हो गया, उसकी जगह लेने के लिए कोई भी आ सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन जंप करके गया है वहां पर एक होल जनरेट हो जाता है। अब होल क्या होता है, होल का सेमीकंडक्टर में बहुत उपयोग है। होल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द सेमीकंडक्टर्स। तो अब बेसिक चीज समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन गया तो एक होल जनरेट हो गया। अब होल जो होता है, क्योंकि ये होल इलेक्ट्रॉन को खींचता है, भैया मेरी जगह आके बैठो, मैं तो खाली हूं, मेरी जगह पे आओ। तो जब इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इट वर्क्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। इसकी वर्किंग जो है, इट वर्क्स लाइक अ पॉजिटिव, बट इट इज नॉट अ पॉजिटिव चार्ज, इट वर्क लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। याद रखिएगा, इसका बस अट्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह है, बट नॉट पॉजिटिव चार्ज। लेकिन पॉजिटिव चार्ज वो है नहीं, याद रखिए वो पॉजिटिव चार्ज है नहीं, वो काम करेगा पॉजिटिव चार्ज की तरह। आपने कहा ये भी ठीक है, आपने कहा ये भी ठीक है। अब अगर ये भी ठीक है तो इसके आगे की सुनो कहानी को। अब कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन चले गए सेमीकंडक्टर से निकल के ऊपर आ गए, तो सेमीकंडक्टर के ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां पे इन्होंने बना लिया अपना एक होल। अब ये होल कैसे बनते हैं, होल फॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, इस बात को समझिएगा।
होल फॉर्मेशन अलग अलग लिटरेचर में इसका स्टैंडर्डाइजेशन अलग अलग तरीके से किया गया है। एनसीईआरटी में भी कुछ खास इसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं गिवन है, इसलिए 10⁸ एटम्स में 1 होल जनरेट होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट होकर ऊपर जाना, ये 10⁸ मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल एटम बोल रहा हूं, मॉलिक्यूल्स में 1 होल जनरेट होगा। तो उसका जो एक एक मॉलिक्यूल है उससे 1 होल जनरेट होने वाला है। तो आपने कहा मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है, 10⁸ मॉलिक्यूल में 1 होल होगा। लेकिन अगर एक मोल में बात करेंगे तो ऑब्वियसली एक बात है कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ होल्स आपको ज्यादा या सिग्निफिकेंट दिखाई पड़ने लग जाते हैं, उनका नंबर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। लेकिन इनका कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली 10⁸ मॉलिक्यूल पर होल होता है। ये अप्रोक्सीमेटेड है, इसको डेटा को, ये कहीं कहीं पर अलग अलग आपको मिल सकता है, तो कृपया करके इसको अप्रोक्सीमेटेड समझें और इससे इस बात को समझने की कोशिश करें कि क्योंकि ये हर जगह अलग अलग है, टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, टेम्परेचर ज़्यादा कर दोगे तो नंबर ऑफ होल्स बढ़ भी जाते हैं। तो कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है कि रूम टेम्परेचर पे लगभग लोग ऐसा माना जाता है कि 10⁸ मॉलिक्यूल्स में 1 होल जनरेट हो जाएगा। सिलिकॉन के केस में थोड़ा कम होता है, जर्मेनियम के केस में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो नंबर ऑफ होल्स इन केस ऑफ सिलिकॉन इज लेस इन कंपेयर टू नंबर ऑफ होल इन जर्मेनियम। आपने कहा ठीक बात है। अब सर ये जो होल जनरेट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के भागा, अब इलेक्ट्रॉन तो बाहर भाग गया, कंडक्शन बैंड में आ गया। यहां पे क्या है, आपने कहा यहां पर एक खोखा क्रिएट हो गया। अब इस खोखा को पकड़ने के लिए कोई ना कोई कोवैलेंसीज टूटती हैं। अब ये कंडक्शन बैंड है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो अब जब किसी भी सिलिकॉन को, अब मान लीजिए ये सिलिकॉन का हमारा एक एटम था, ये पूरा सिलिकॉन था, इसके चारों तरफ हमने एक बैटरी लगा दी, हमने बोला भाई बैटरी लग गई है। अब जैसे हम यहाँ पर बैटरी लगाएंगे तो इसमें कुछ करंट फ्लो करेगी, रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फ्लो ऑफ करंट की अगर बात की जाएगी तो करंट कैसे फ्लो करेगी, जैसे कंडक्टर की बात करते थे, तो आपने कहा सर सिलिकॉन है तो यहाँ पर आपने बैटरी लगाई है तो इसमें इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन मोड में बैठे होंगे वो तो कंडक्शन और इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट करेंगे पीछे की तरफ, तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन तो पीछे की तरफ भागेंगे। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन पीछे तरफ आगे, फोर्स पीछे तरफ लगेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा क्या होता है, जो ये होल्स बैठे हुए हैं, होल्स हैं जो, ये होल्स भी ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब इधर के इलेक्ट्रॉन ने, यहां पर एक होल था, 4 इलेक्ट्रॉन एक एटम को माने तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक होल था। अब ये इलेक्ट्रॉन ने इस होल को कैप्चर कर लिया, तो अब होल कहां बनेंगे, यहां हो गया। सोचना बेटा, यहां का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ गया तो यहां का होल खत्म होगा और यहां पर होल जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से होल का ट्रांसफर जो होता है, होल पीछे की तरफ चलते हैं, तो होल मूव बैक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इन अ वे ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। तो ये मोशन होता है बैलेंस बैंड में और ये मोशन होता है कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, बैलेंस बैंड में होल्स मूव करते हैं। ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, करंट तो दोनों करंट फ्लो कर रही होगी, दोनों करंट चार्ज की शिफ्टिंग इधर की तरफ आ रही है, और दोनों के कारण डायरेक्शन ऑफ चार्ज का मोशन जो है वो एक ही तरफ है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं नेट करंट की बात करूं तो नेट करंट क्यों हुई, आपने कहा सर नेट करंट इलेक्ट्रॉन के कारण भी फ्लो करी है और होल्स के कारण भी फ्लो करी। होल का मूवमेंट समझ में आता है। यहां पर एक होल जनरेट हुआ था इसके साथ, अब यहां का इलेक्ट्रॉन आया, इसको, इस होल को खा गया, तो यहां पर होल जनरेट हो गया, तो अब होल पीछे की तरफ जा रहा है। इसी तरह के इसका होल, यहां का इलेक्ट्रॉन आएगा वो उसको खा जाएगा, तो इधर का होल इधर आ गया। तो इन दिस वे द होल शिफ्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ आते हैं तो होल पीछे की तरफ चले जाते हैं। होल की शिफ्टिंग है ये, खाली जगह की शिफ्ट हो रही, खाली जगह भरती जा रही है। अब इसको खाली जगह को पीछे जाता हुआ बोल दो, एवरीथिंग इज रिलेटिव मोशन, कि एक एक आदमी आगे वाली कुर्सी पकड़ता जा रहा है, या आप बोलते चलो कुर्सी पीछे जाती जा रही है। बहुत सिंपल सी चीज है, राइट। तो आपने कहा सर दोनों कारण मोशन होगा। अब दोनों कारण मोशन होगा तो आई को कैसे डिफाइन करते हैं, तो हमको पता है आई बराबर हम लोग लिखते हैं एन ई ए वी डी। अब यहां पर समझिएगा, याद रखिएगा तो कुछ बातों को,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो जे बराबर करंट डेंसिटी, क्योंकि हम लोग हमेशा करंट डेंसिटी टर्म्स में बात करते हैं। इट्स वेरी इजी हो कि हर जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात थोड़ी सी सब्जेक्टिव, क्योंकि वो वेरिएबल वेक्टरली बात की जाती है। हम लोग स्केलर क्वांटिटी टर्म्स में लिख रहे हैं, तो कोशिश यही रहती है कि हम वेक्टरली बात ना करें। तो जे बराबर हो गया एन ई वी डी। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमको एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला भी पता होगा। आप सभी लोगों ने मोबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मोबिलिटी क्या होती है? वी डी अपॉन इलेक्ट्रॉन, वी डी अपॉन ई, इजंट इट? तो म्यू बराबर क्या होता है? वी डी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो अगर मैं यहां से वी डी की बात करूं, इट इज कॉल्ड एज म्यू इंटू ई। तो एन ई इज इक्वल टू म्यू इंटू ई, इसको बोलते हैं जे। और अगर आपको याद हो तो इसी इसी मोबिलिटी फैक्टर के करस्पॉन्डिंग इसको ही बोला जाता है कंडक्टिविटी। ये प्रीवियस है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम सबने पढ़ा होगा। आपने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पर मोबिलिटी दो के कारण है। तो यहां पर मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को म्यू ई से और मोबिलिटी ऑफ द होल को म्यू एच से डिफाइन किया जाता है। तो ये आपको गिवन होंगी चीजें, मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो अब अगर मैं नेट करंट की बात करूं, जे नेट, तो इट इज बिकॉज ऑफ द जे ई प्लस जे एच। तो आई कैन वेरी सिंपली से एन ई इंटू म्यू ई प्लस म्यू एच, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कॉमन है, इंटू। So this is the net current that flows through an semiconductor. ऐसे सेमीकंडक्टर को नाम दिया जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या नाम दिया जाता है बेटा? ऐसे सेमीकंडक्टर जो प्योर होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक, मतलब इसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं थी। इट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें किसी भी तरीके की कोई इंप्योरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। देयर इज नो इंप्योरिटी एग्जिस्ट इन दिस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट? तो सेमीकंडक्टर बेसिकली दो तरीके के हो गए। अब आते हैं सेमीकंडक्टर की कहानी के ऊपर। जल्दी से इस सब चीजों को कंसोलिडेट करो, अपने दिमाग में लिखो फटाफट। कहीं से कोई दिक्कत हो तो पूछो, कोई भी परेशानी हो तो पूछो, मतलब कमेंट जरूर करें।
ठीक है, चलो भाई। अब आते हैं इस मुद्दे की तरफ। मोस्ट वाले आपने सारी चीज़ें लिखी होंगी। अब आते हैं इसी के ऊपर सेमीकंडक्टर की दूसरे तरीके पर। लेकिन पहले सेमीकंडक्टर थोड़ा सा इज्जत के साथ बाइफर्केशन समझ लो। सेमीकंडक्टर के दो बाइफर्केशन है। वन इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक, जो मैंने आपको पहले समझाया था, इंट्रिंसिक, और दूसरा इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है इम्प्योर। ठीक है, ये प्योर होता है, ये इम्प्योर होता है। इम्प्योर का मतलब क्या हो गया, इसको बोलते हैं डोपिंग करना। प्योर जैसा मैंने आपको बताया अभी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये प्योर है। इनमें 10 की पावर 8:1 के रेशियो में इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल गया मैं, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स बराबर होंगे, इसीलिए मैंने Ne और NH को बाहर ले लिया एक साथ। हियर Ne इज इक्वल्स टू NH, क्योंकि जितने होल्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल जनरेट होने वाले हैं। तो इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि Ne और NH बराबर है यहाँ पे, इसीलिए मैंने इस N को बाहर लिया हुआ है। याद रखना इस बात को ना, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल जनरेट होंगे, तो दोनों की वैल्यू बराबर होने वाली, तो अपने को ऐसे कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होते हैं 10 की पावर 8:1 के रेशियो में, और दोनों के दोनों कंडक्शन का सहारा लेते हैं। लेकिन दोनों की मोबिलिटी अलग अलग होती है, दोनों के ट्रांसमिशन का तरीका या दोनों के रेजिस्टेंसेज अलग अलग होते हैं। कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन थोड़ा तेजी से कंडक्ट कर जाते हैं, उनकी मोबिलिटी अच्छी होती है, वेयर एज होल्स की मोबिलिटी थोड़ी सी कमजोर होती है। लेकिन मोबिलिटी होती दोनों की ही है, करंट दोनों के कारण ही फ्लो करती है। ये बेसिक बातें हमने अभी आपको इंट्रिंसिक में समझा दी। अब हम बात कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक की। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है कि हम डोप करते हैं, इंप्योर बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द डोपिंग प्रोसेस। डोपिंग का मतलब होता है इंप्योर कर देना, उसमें कुछ मिला देना। इंप्योरिटी मिलाते हैं दो चीजों की, एक होती है पेंटावैलेंट इंप्योरिटी और एक होती है ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। अब अगर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है, तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ पेंटावैलेंट एटम मिला दिए जाए, लाइक एज फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सीरीज जो आती है, फास्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन वाली जो सीरीज है ना, ये पूरी सीरीज, एंटीमनी एंड ऑल दैट। ट्राईवैलेंट एटम की बात किया जाए तो एल्युमिनियम और क्या क्या होते हैं वो सब मिला दिए जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज द ट्राईवैलेंट सीरीज। अब अगर मैं इनको बोला जाए तो इनके स्टैंडर्ड नाम होते हैं। पेंटावैलेंट को नाम दिया जाता है एन टाइप और ट्राईवैलेंट को नाम दिया जाता है पी टाइप। और एन टाइप और पी टाइप के अंदर जो मेजरली वो होता है उसको समझेंगे, कैसे एन टाइप काम करता है, कैसे पी टाइप काम करता है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की। एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब क्या हो गया, कौन सी इंप्योरिटी है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है। अब इंप्योरिटी का लेवल क्या होता है इसको भी समझना। इंप्योरिटी का लेवल कोई बहुत ज्यादा नहीं करता है, ऐसा नहीं होता है कि हमने बहुत ज्यादा आइटम मिला रखा उसके अंदर और वो इसके अंदर आपको डोपिंग करा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। इंप्योरिटी का लेवल भी लगभग 10⁶, 10⁻⁷:1 के रेशियो में रखा जाता है। 10⁶ और 7 का रेशियो होता है 1 के साथ, मतलब एक डोपिंग एटम होगा इन 10⁶ और 10⁻⁷ मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये डोपिंग रेशियो होता है, इंप्योरिटी रेशियो होता है। क्योंकि बहुत कम होता है, तो ये एटम्स जो होते हैं ये आपको मिल जाते हैं यहां पे। ठीक है, एक समझिएगा बच्चों, एक सेकंड। हेलो, हाँ क्लास में थे अभी, क्लास में थे अभी, पता है? श्रेष्ठ ने किया था। श्रेष्ठ ने किया था, श्रेष्ठ ने। हाँ हाँ, नंबर जानता ना। हाँ, मैं क्लास लेके फिर फोन कर रहा हूँ।
एक सेकंड बच्चों, सॉरी मैं थोड़ा सा एक फोन आ गया। ओके, कमिंग टू द पॉइंट अगेन, एंड वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट कि एन टाइप अगर हमारा सेमीकंडक्टर है तो उसके अंदर किस तरीके से हमारी डोपिंग होगी। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये एक सिलिकॉन है। अब ये सिलिकॉन के साथ बीच में आर्सेनिक आ गया या फास्फोरस आ गया, ये पेंटावेलेंट है। पेंटावेलेंट का मतलब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, लेकिन ये तो सिलिकॉन के साथ 4 ही बॉन्ड बनाएगा। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन खाली हो जाता है, इसको हम बोलते हैं डोनर। क्या बोलते हैं? डोनर। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा। और अच्छी बात क्या होती है कि सिलिकॉन का बैलेंस बैंड यहां लाई कर रहा है। सिलिकॉन के बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन में जाने के लिए लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो डोनर इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एनर्जी लेवल इस बैलेंस बैंड से ऊपर होता है। अप्रोक्सीमेट अगर बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की जरूरत पड़ती है डोनर इलेक्ट्रॉन को। दिस एनर्जी गैप इज मच मोर क्लोजर, मतलब बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन, जो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है, ये कंडक्शन बैंड में जाएगा, क्योंकि कंडक्शन बैंड तो सिलिकॉन का ही है। इसको जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की चाहिए, लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा, इसे 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही एनर्जी चाहिए होती है, और ये वक्त से जंप करके कंडक्शन बैंड चला जाता है। अब इसे क्योंकि कम एनर्जी चाहिए तो जल्दी पहुंच जाता है, तो कंडक्शन बैंड में ड्यू टू द इंप्योरिटी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस इन कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ गए। अब कंडक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ गए तो क्या होगा? आपने बोला बढ़िया कंडक्शन हो जाएगा। होगा क्या? होगा तो वही जो मंजूर खुदा होगा, लेकिन अच्छा कंडक्शन हो जाएगा। अब ये कंडक्शन अगर बढ़िया हो गया बच्चे, तो अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि अब ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। इस चीज को बड़े अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और करेंगे, ठीक है। तो अब अगर जैसे हम यहां पर बात करें आपसे कि यार कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, तो इलेक्ट्रॉन की वहां पर होगी। अब क्योंकि आर्सेनिक से गया, तो आर्सेनिक एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया एटम। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इट फेल्ट लाइक कि इसके बीच बीच में एक पॉजिटिव आयन है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ लाई कर रहा है। ये पॉजिटिव आयन होल नहीं है, पहली चीज समझिएगा, ये पॉजिटिव आयन है। दिस इज द पॉजिटिव आयन, नॉट होल। दूसरा, नॉट मूवेबल, ये फिक्स्ड है। आर्सेनिक जहां पर वहीं का वहीं रहेगा, वो भाग नहीं जाएगा यहां से। होल भाग सकता था, लेकिन ये पॉजिटिव आयन नहीं है। तो पॉजिटिव आयन कंडक्शन का पार्ट नहीं है, ये एक फिक्स्ड है। इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन गया कंडक्ट करने के लिए, लेकिन ये कहीं नहीं जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आर्सेनिक का यहां पॉजिटिव आयन बना है, जो यहां पर पॉजिटिव आयंस बने हैं, किसके? आर्सेनिक वाले, ये किसी कंडक्शन के पार्ट नहीं है। इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन जो दिए गए हैं, ये कंडक्शन के पार्ट हैं, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द कंडक्शन। आपने कहा सर ये बात भी ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव आयन होल नहीं है, मूवेबल नहीं है, नो कंडक्शन बिकॉज ऑफ देम, इनके कारण कोई कंडक्शन नहीं होगा, ये कंडक्शन के पार्ट ही नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज फिक्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप करके यहां से जंप करके यहां, ये ऐसे भागते रहेंगे, इनके कारण कंडक्शन होता है। ये पॉजिटिव चार्ज वहीं का वहीं फिक्स रहेगा। तो यहां पर एक तो कारण हो गया डोपिंग के कारण, तो कुछ करंट तो डोपिंग के करस्पॉन्डिंग आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन वहां आ गए। लेकिन क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन इस बैलेंस बैंड का ऊपर नहीं जा सकता? आपने कहा सर ऐसा क्यों? एनर्जी मिलेगी तो क्यों नहीं जाएगा? ये प्रोसेस भी चलती रहती है, मतलब थर्मल एजिटेशन प्रोसेस ऑल्सो कंटिन्यूस। जो अभी हम लोगों ने पढ़ी है, ये प्रोसेस भी चल रही है। आउट ऑफ 10 की पावर 8:1, या ये होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, और जो आपने डोपिंग करी है उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं। तो कुल मिला के क्या होता है कि इन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, और यहां पर जो होल है वो थर्मल एजिटेशन के कारण तो आ ही रहे हैं, मतलब जो नेचुरल प्रोसेस है वो तो चलती जा रही है।
थर्मल एजिटेशन। और यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो कारणों से आ रहे हैं, एक तो होल वाले आ रहे हैं और दूसरा आर्सेनिक वाले आ रहे हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो इन एन टाइप, इसको एन टाइप बोलने का मतलब ही यही होता है, क्योंकि ये होते हैं निगेटिव टाइप। एन टाइप का मतलब क्या हो गया? निगेटिव टाइप। इसमें क्या होता है? कंडक्शन मेनली अकर्स, कंडक्शन मेनली अकर्स किसके कारण क्या करता है? कंडक्शन मेनली अकर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। होल्स का नेग्लिजिबल होता है, कंडक्शन ड्यू टू होल्स इज वेरी लेस। एक तो मोबिलिटी कम होती है और नंबर ऑफ होल्स भी कम होते हैं। तो अगर इनके द्वारा जो करंट फ्लो करेगी, नेट करंट, वो होगी आई ड्यू टू ई प्लस आई ड्यू टू होल्स। ये आई ड्यू टू होल्स काफी कम हो जाता है। तो अगर मैं नेट करंट डेंसिटी की बात करूं तो आई वुड से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे, नंबर ऑफ होल्स अलग होंगे, इनटू एन ई इंटू म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एन एच इंटू म्यू एच इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑब्वियसली बात है आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर आप करंट को निकाल रहे हैं। और इन दिस केस दिस फैक्टर कैन बी नेग्लेक्टेड। इस केस में इस फैक्टर को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, कैन बी टेकन एज टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि इसके नंबर ऑफ होल्स भी कम होते हैं और मोबिलिटी भी कम होती है। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होते हैं, मोबिलिटी भी ज्यादा होती है, तो ये फैक्टर ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो नेट करंट जो इलेक्ट्रॉन के कारण भी गई, होल्स के कारण भी गई है, इसमें होल क्योंकि कम बने। क्यों कम बने? क्योंकि वो सिर्फ थर्मल एजिटेशन प्रोसेस से आए। इलेक्ट्रॉन क्यों ज्यादा बने? क्योंकि वो आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन है, वो कूद के ऊपर चला गया। तो जब आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन कूद के जाएगा तो सर इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो क्या वहां पर भी एक होल जनरेट नहीं होगा आर्सेनिक के अंदर? ऐसा भी कुछ क्वेश्चन बच्चों के मन में आ सकता है कि सर जहां से आर्सेनिक इलेक्ट्रॉन गया तो आर्सेनिक के भी उसमें तो एक होल जनरेट हो जाएगा। दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज द होल, क्योंकि वो कोवैलेंसी में नहीं है, वो किसी कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर नहीं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन था। उस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ऑर्बिटल वैकेंट हुई है, लेकिन वो उसकी पेयरिंग वैकेंट नहीं हुई है, इसलिए वो एक आयन बन जाता है, ना कि कोई होल जनरेट होता है। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसी पे आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है? एन टाइप के बाद आते हैं हमारे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो इनको हम लोग डोपिंग करते हैं ट्राईवैलेंट एटम से। किससे करते हैं बेटा? ट्राईवैलेंट। नाम से कई बार बच्चे पी से पेंटावैलेंट और एन से निगेटिव होता है और पी से पॉजिटिव होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर पी से पॉजिटिव होता है और एन से निगेटिव होता है। पॉजिटिव कैसे वो दिखा रहा हूं अभी मैं। तो डोप्ड विद ट्राईवैलेंट, एल्युमिनियम है और इंडियाना पता नहीं क्या बोलते हैं, गैलियम, ऐसे कुछ अलग अलग नाम है, वो सब होते हैं। ठीक है, डोप्ड विद ट्राईवैलेंट। if they are doped with trivalent atom, sorry, यहाँ पे क्या है? आपने बोला सर यहाँ सिलिकॉन है और अगर इसने बॉन्ड बनाया एल्युमिनियम के साथ, तो एल्युमिनियम के साथ क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक मिस हो गया। एल्युमिनियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन थे। अब एल्युमिनियम के पास जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी चौथी कोवैलेंसी का इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। अब कोवैलेंसी का जो इलेक्ट्रॉन मिसिंग है दैट कॉजेज अ होल। तो एल्युमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन इस बैलेंस में, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो इसका मिस हो गया जो यहां पर होल है ही। तो क्या होता है? ड्यू टू एल्युमिनियम अ होल
जनरेट्स, क्या जनरेट होता है, एक होल जनरेट हो जाता है। कहां जनरेट हो गया होल, इस बैलेंस बैंड के अंदर। कहां जनरेट हुआ, बैलेंस, होल जनरेट होगा तो बैलेंस बैंड में होगा। अब यहां पर नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज होते हैं, और होल्स का जो अभी जैसे बताया था, अब एक होल यहां पर है, यहां पर इसके बगल में सिलिकॉन एटम होगा, तो अगर यहां पर एक होल है तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाएगा, इधर का एक होल जनरेट होगा, इस तरीके से होल का ट्रांसफॉर्मेशन या मोशन चलता रहता है। तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टर। अब क्योंकि यहां पर होल है तो यहां पर एक्सेप्टेंस की पॉसिबिलिटी है। अगर एक्सेप्टेंस की पॉसिबिलिटी है तो ये जो होल जनरेट हुआ, ये जो होल जनरेट हुआ, इसको हम लोग नाम देते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटी। ये इंप्योरिटी एक्सेप्ट करने वाली है। और इस इंप्योरिटी की अगर करस्पॉन्डिंग बात किया जाए, आज गले में कुछ हो रहा है यार। ठीक है, अब क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन इस पे जंप करके, बोलने में क्या दिक्कत आ रही है, अब इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें बेटा जंप करेंगे तो एल्युमिनियम जो होते हैं यहां होल हो जाएगा, और होल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो यहां पर एक निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है बेटा, निगेटिव चार्ज। तो एल्युमिनियम बिकम्स अ निगेटिवली चार्ज। तो एल्युमिनियम इज अ इमूवेबल नेगेटिव आयन, ये एक नेगेटिव आयन जनरेट करेंगे, एंड होल्स विल कंडक्ट। तो और होल्स का कंडक्शन हो रहा होगा। तो एल्युमिनियम में क्या हुआ, ये एक होल जनरेट होगा, होल कंडक्ट करेंगे तो एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहां पर उसको एक नेगेटिव चार्ज दिखाई पड़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज दिखाई पड़ जाएगा, होल का कंडक्शन हो रहा होगा और एल्युमिनियम पर नेगेटिव चार्जेस जनरेट हो रहे होंगे। अब क्योंकि एल्युमिनियम के जो वहां पर होल जनरेट हुआ है वो आगे की तरफ ट्रांसफर होता जा रहा होगा, तो सिलिकॉन से होल का ट्रांसफरिंग चल रही होगी। तो एक यहां पर क्या हो गया, यहां पर मेजर कैरियर हो गए होल्स। इसको दिखाने का तरीका ये हो जाता है कि अगर हम एक इसको दिखाएं, पी टाइप सेमीकंडक्टर को दिखाएं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब है कि एक निगेटिव आयन है और उसके साथ होल जुड़े हुए हैं, और ये होल पार्टिसिपेट कर रहा है कंडक्शन में। ये निगेटिव आयन तो फिक्स्ड है, निगेटिव आयन फिक्स्ड है, होल मूव कर रहा है। तो जब आपको निगेटिव आयन न्यूक्लियस के ऊपर दिखाई पड़े और उसके साथ होल्स बने हुए दिखाई पड़े, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर प्लस है और वो मूव कर रहे हैं। यहां पर अगर मैं फ्लो की बात करूंगा, फ्लो ऑफ करंट की बात करूंगा, तो यहां पर फ्लो ऑफ करंट मेजरली बिकॉज ऑफ होल्स, क्योंकि यहां होल्स सबसे ज्यादा जनरेट होंगे। तो बैलेंस बैंड के अंदर होल्स ज्यादा होंगे, और कंडक्शन बैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे होंगे जो थर्मल एजिटेशन वाले हैं, ओनली थर्मल एजिटेशन। और वो कम होते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। इसलिए जो करंट फ्लो करती है, जो नेट करंट होती है, इट इज बिकॉज ऑफ मेजरली, अगर आप यहां पर इलेक्ट्रॉन की कारण लिखेंगे, एन ई इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस होल के कारण लिखेंगे अगर आप, तो नंबर ऑफ होल्स मल्टीप्लाइड बाई, एक होल को एक पॉजिटिव चार्ज की तरह माना जाता है तो उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, एंड दैट इज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ होल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस फैक्टर कैन बी नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू दिस, क्योंकि मेजर कैरियर जो होते हैं वो होल होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। आपने कहा ये भी ठीक है, समझ में आती बात। अब
इसमें एक्सेप्टर्स जितने भी होते हैं, एक्सेप्टर्स की जो इम्प्योरिटी होती है, एक्सेप्टर का जो बैलेंस ऑर्बिट होता है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन थर्मल एजिटेट होते हैं, इस बात को थोड़ा समझिएगा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल या एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो सिलिकॉन, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, तो इसके क्या होते हैं बेटा, जो सिलिकॉन के बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है और एल्युमिनियम का जो एक्सेप्टर लेवल है वो बहुत पास में होता है। तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन जो जंप करके कंडक्शन बैंड में जाना चाहता है, कहां जाना चाहता है, कंडक्शन बैंड में जाना चाहता है, उसको पहले ही एक जगह खाली मिल जाती है। वो कहां, एक सेकेंड, एक्सेप्टर इंप्योरिटी की। तो जो इलेक्ट्रॉन ये जंप करके यहां कंडक्शन बैंड में जाने के बारे में सोच रहा था, वो इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो ये फटाफट एल्युमिनियम एक्सेप्टर के पास पहुंच जाते हैं, मतलब एल्युमिनियम को नेगेटिव कर देते हैं। तो एल्युमिनियम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाता है, मतलब एल्युमिनियम को खाली रखते तो बहुत देर तक खाली रहता है, वो इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन अपने आप आके उसकी ऑर्बिटल को भर के उसको नेगेटिव कर देता है और होल का ट्रांसफर चालू हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पे जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सेप्टर लेवल में पहुंच जाते हैं और सिलिकॉन के अंदर होल्स जनरेट हो जाते हैं। तो मेजरली जो होंगे वो होल जनरेट हो रहे होंगे यहाँ पे। कुछ इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के जंप करके एल्युमिनियम के पास जा रहे हैं, कुछ कंडक्शन में जा रहे हैं। जो एल्युमिनियम के पास जा रहे हैं वो फिक्स्ड नेगेटिव आयन बना रहे हैं और जो कंडक्शन में जा रहे हैं वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखनी है। आपने कहा ये भी ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात? चलो, तो अब हम बात करेंगे एनपीएन और पीएनपी जंक्शंस के बारे में और इनके एप्लीकेशन के बारे में। थैंक यू।